आज हम लोग जो बैलेंसिंग, जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले जो है जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर लेते हैं, और देयर आफ्टर जो है ऐड करके हम लोग जो है बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। आज हम लोग एक बैलेंसिंग का दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। तो इसमें तुमको क्या होता है, इसका जो कुछ स्टेप है सेपरेट करना है तुमको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ को पहचानना है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है स्टेप फर्स्ट, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों को सेपरेट करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करना है। स्टेप 2, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टेप 3, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन by adding H plus H2O in acidic medium and OH minus and H2O in basic medium, और प्रॉपर नंबर जिससे कि तुमको बैलेंस हो जाए। इसमें चार्ज, जैसे उसमें था कि चार्ज को बैलेंस करते थे पहले, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर रहे हैं। स्टेप 4, ये तुमको इसको बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद तुमको स्टेप 4 में है बैलेंस द चार्जेस, बैलेंस द चार्ज by adding proper number of electron, तो बैलेंस करना है चार्ज को प्रॉपर नंबर ऑफ क्या चीज जोड़ के, इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बैलेंस करना है। स्टेप 5, multiply by proper number, so the electron cancels out, after adding the reaction, adding the two half reaction। स्टेप 6, add and balance the rest and check for the balancing, तो ये तुम्हारा सारा स्टेप हो गया। तो इसको जो है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स में, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग परफॉर्म करके एक देख लेते हैं कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में एक एग्जांपल के द्वारा इसको कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद जो भी दिक्कत होगा बाकी राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। जहाँ पर जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी चीज़ में दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, कंसेप्ट सीखने में दिक्कत हो रहा है, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ऐप पर हमारा नंबर मिल जाएगा, पर्सनली भी गाइड के लिए कर सकते हो, लाइव क्लासेस भी होती है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो।
तो ये हो गया तुम्हारा। अब है इसमें तो एक इक्वेशन है, जैसे कि तुमको मान लेते हैं कि बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस से बन गया Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, स्टेप 1 में सेपरेट करना है हमको। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O72 माइनस से बन गया Cr3 प्लस। चलिए ऑक्सीडेशन, और इसको कन्फर्म तुम जो है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जैसे यहाँ 2 प्लस से 3 प्लस हो गया, तो जाहिर है कि इसका 2 से 3 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो दूसरा का रिडक्शन ही हुआ होगा। और इसमें प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भी पता हो, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों रिएक्शन हमने सेपरेट कर लिया। अब इसमें क्या है, एक स्टेप मैंने कहा कि पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट हैं उसको बैलेंस कर ले। तो जाहिर है कि यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम है एटम, तो क्रोमियम का यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर कितना है, 1 एटम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्रोमियम क्या हो गया, तुमको बैलेंस हो गया। यहाँ पर तुमको जो है Fe2 प्लस और से Fe3 प्लस, ये तुमको बैलेंस ही है। 2 एटम Fe का है तो ये तुमको बैलेंस ही है। तो हमारा स्टेप 2 खत्म हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग एसिडिक मीडियम में H प्लस और H2O का मदद लेंगे। तो यहाँ पर जो है O इधर की तरफ 7 है, Cr2O7, तो 7 है, इधर की तरफ O नहीं है। तो जाहिर है कि H प्लस और H2O में H2O हमको O को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, तो इधर की तरफ कितना H2O दे दें, 7 H2O दे देंगे, 7O बैलेंस हो गया। और इधर की तरफ अब जो है 7O, लेकिन 14 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, तो हमको H प्लस के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको जो है 14H प्लस कर दें, तो ये बैलेंस हो गया इस साइड। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया, ये 14H प्लस। पहले क्या किए, 7H2O के हेल्प से ऑक्सीजन को बैलेंस किए, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पर हमको 14 देना पड़ा। और यहाँ पर माइनस देखते हैं कितना, 2 माइनस और 14 प्लस, 14 में 2 गया तो 12 प्लस हो गया, ये 12 प्लस हो गया, इधर की तरफ 6 प्लस हो गया। तो 12 प्लस में 6 प्लस इधर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा। तो इस साइड कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें हम लोग, 6E माइनस, 6E माइनस। तो जैसे कि यहाँ पे तुमको देखो 2 फिर से ऐड कर देते हैं, देखो क्या है तुम्हारा 14 माइनस 2 चार्ज, दैट इज 12 प्लस। और 12 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, एक 6 माइनस, तो 6 प्लस हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी चार्ज को आप बैलेंस करें, तो चार्ज पर ऑक्सीडेशन में तुमको देख लो, यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है इसमें हमेशा लेफ्ट साइड जुड़ता है, और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव था, इसलिए माइनस की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में यहाँ पे 2 है, इधर के 3 है, तो 3 में अगर 1 माइनस हो जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा ये स्टेप क्लियर हो गया, चार्ज के द्वारा बैलेंस कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप में करना है कि आप इतना प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह जो इलेक्ट्रॉन है जो कि तुमको कैंसिल आउट हो जाता है। जाहिर है 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर एडिंग। तो इस प्रकार से अब ऐड करके रिएक्शन को आप नोट करके लिखें। तो आपका देखिए रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर Cr2O7 माइनस है, जिसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो ये तुमको यही रहेगा। और तुमको Cr2O7 माइनस, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर Fe2 प्लस में कितना से मल्टीप्लाई, 6 Fe2 प्लस, तो इसको लिख दे 6 Fe2 प्लस, ये लिख दिए। और ऊपर में क्या लिखना है, अभी हमको लिखना 14H प्लस लिखना है, तो 14H प्लस भी लेफ्ट साइड ही है, और 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 6H प्लस। तो इधर की तरफ क्या आ गया, अभी राइट साइड में देखते हैं 2Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस प्लस 7
H2O, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल रिएक्शन चेक कर सकते हो, उसको सब ऐड करके देख लो। चार्ज भी देख लो, चार्ज पहले मैं चेक करता हूँ, एटम तो चेक करने आता है तुम्हें। चार्ज में देखो 2 माइनस है, 2 माइनस है, और यहाँ के ऊपर कितना हो गया 6 × 2 दैट इज 12 प्लस, तो 12 माइनस 2 दैट इज कितना हो गया 12 माइनस 2 दैट इज प्लस 12 ना 12 इंटू 6 इंटू 2, तो 12 में से 2 गया 10 हो गया, 10 और प्लस 14 24 प्लस ऐसा है 24 प्लस। इधर की तरफ देख लेते हैं कितना होता है आपको। इधर की तरफ हो गया तुमको 2Cr3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 और 6Fe3 प्लस 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 6 24, चार दोनों तरफ इक्वल है। और एटम तो खैर बैलेंस होगा ही, वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि चारा एटम बैलेंस होके ही आया है, तो नीचे में अनबैलेंस नहीं होगा, वो तुम चेक कर लिया जाएगा। तुम्हें जो बिगिनर होते हैं अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो तुमको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये एक मैंने हाफ रिएक्शन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी देखा था, तो तुम कंपेयर कर सकते हो कौन सा मेथड तुम्हें क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। तुम किसी भी इक्वेशन को अगर ये मेंशन नहीं किसी मेथड से करना तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो आपको जिस सिचुएशन में आसान लगे उससे में बैलेंस कर सकते हैं। और एक हम बैलेंसिंग बताते हैं तुमको, जो कि हाफ रिएक्शन मेथड से ही बता देते हैं, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग को बताते हैं। तो पहले इसमें क्या किए थे याद कर लें फिर से स्टेप को। स्टेप में क्या करना था, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करना था। उसके बाद जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस करना है। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H+H2O और बेसिक मीडियम में OH- एंड H2O का हेल्प लेना है। न्यूट्रल मीडियम में भी H+H2O का आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद तुमको प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस करना है। प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करके तुमको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कैंसिल आउट हो जाए, और इस प्रकार से क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। MnO4- प्लस I- से बन जाएगा MnO2 प्लस I2। ये हो गया बेसिक मीडियम, MEDIUM बेसिक मीडियम। तो इसमें बेसिक मीडियम। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जाहिर है कि I- से I2, तो -1 से 0 हो गया, तो I का जब I का ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका रिडक्शन हुआ होगा, तो रिडक्शन का लिख लीजिए। रिडक्शन का क्या हो गया, MnO4- से बन गया MnO2। चलिए ये रिडक्शन का हाफ रिएक्शन हो गया आपका MnO2। ऑक्सीडेशन का लिख लीजिए यहाँ I- से क्या बन गया, इधर की तरफ I2 बन गया, I- से I2 बन गया। चलिए तो ये तो तुम्हारा दोनों को सेपरेट आउट कर दिए। तो यहाँ पर Mn जो है तुमको ऑक्सीजन के अलावा एक Mn है तो वो बैलेंस ही है, और यहाँ पर आयोडीन है तुमको, यहाँ पर क्या है I- है तो यहाँ पर आयोडीन में 2 लगा देंगे तो आयोडीन ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है वो बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमें, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है तुमको, इधर की तरफ है MnO4- 4 है, और इधर की तरफ MnO2 दैट इज 2 है। ऑक्सीजन 2 है तो इधर की तरफ हमको देखना है, इसका अगर ठीक से हम लोग अध्ययन करें H2O और OH- यहाँ पर अब दोनों में ऑक्सीजन है। यहाँ जैसे H2O और H+ था, तो H+ में तो क्या था, ऑक्सीजन ही नहीं था तो H2O ही बैलेंस कर लेता था। लेकिन यहाँ पर है कि हमको अगर H अनबैलेंस, जैसे कि O को बैलेंस करेंगे H2O जोड़ के या OH- से, तो O जो अनबैलेंस होगा तो तो फिर O अगर जो H अनबैलेंस होगा तो उसको भी तो बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन लग जाएगा हमको, तो फिर तो अनबैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसमें एक चीज हम लोग गौर करेंगे कि अगर यहाँ पर H को अनबैलेंस नहीं होना है तो यहाँ पर जब भी H2O जोड़ते तो यहाँ पर डबल OH- जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन मेरा क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। मैंने जो कहा कि H2O में और इसमें 2 OH- जोड़ दें तो H क्या रहेगा, कभी बैलेंस रहेगा, और इससे एक ऑक्सीजन का मेरा बैलेंसिंग होता है। तो इसका मतलब है कि जिधर की तरफ आपको ऑक्सीजन कम है, जिधर की तरफ ऑक्सीजन कम है और जितना कम है उसका डबल OH- जोड़ दीजिए, और जिससे कि H2O जब जोड़िएगा तो उतना कुछ आधा ऑक्सीजन को वो मेकअप कर लेगा, और इस प्रकार से वो बैलेंस हो जाएगा। फिर से इस बात को कहते हैं, जैसे कि यहां पर इस एग्जांपल में देखें, यहां पर 4 है और यहां पर 2 का है, तो इधर की तरफ 2 ऑक्सीजन कम है,
तो 2 ऑक्सीजन अगर कम है तो आप 4 ऑक्सीजन से को बैलेंस करें, 2 का डबल, दैट इज कि 4 OH माइनस यहां ऐड करें। ऐसा इसलिए मैंने कहा कि चूंकि अभी हमको 4 OH माइनस है, तो यहां पे 2 H2O हमको H को बैलेंस करने के लिए लगना है, तो जाहिर है कि तो ऑक्सीजन अब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब जितना से अनबैलेंस उसका डबल क्या देना है, OH माइनस, और H को बैलेंस करने के लिए जितना H2O लगेगा उसको आप लिख लीजिए। यहाँ 4 OH माइनस दिया है अपने, तो 2 H2O इधर लगेगा, आपको 2 H2O लग गया। तो अब देखिए यहाँ पर H तुमको 4 बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, इधर 4 है, 4 प्लस 2 दैट इज 6 हो गया, इधर की तरफ 2 प्लस 4 दैट इज 6 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको अगला है I माइनस से I2, इसमें आते हैं। तो इसमें तो जाहिर है कि कोई ऑक्सीजन तो वगैरह तो है ही नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और एटम जो आयोडीन है वो तो बैलेंस ही है, तो इसका मतलब ये बैलेंस ही है रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं चार्ज बैलेंस के ऊपर। चार्ज यहाँ पर क्या है, MnO4 माइनस में -1 है, और ऑक्सीजन इधर तो -1 हो गया, इधर चार्ज, इधर की तरफ चार्ज आते हैं। MnO2 में कोई चार्ज नहीं है, इधर की तरफ कितना है, 4 माइनस है, तो इधर की तरफ 4 माइनस पुरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐड कर दें तो 3e माइनस ऐड कर दीजिए, आपका क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस, इधर भी 4 माइनस। इधर की तरफ आते हैं I माइनस में, इधर की तरफ 2I माइनस है इधर, तो 2I माइनस में इधर की तरफ -2 चार्ज है, और इधर की तरफ चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो यहाँ पर 2e माइनस 2e माइनस जोड़ दें, अगर I2 में अगर 2e माइनस ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, बैलेंस हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, और इधर यहाँ ऊपर में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर है इसमें कितना से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐड करके बैलेंस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2MnO4 माइनस ऐसा लिखिए, अब प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6I माइनस, 6I माइनस, ओके। और प्लस क्या होगा तुमको, MnO4 माइनस हो गया, और इधर की तरफ तुमको जो है MnO4 माइनस, जहाँ तक कि इधर H2O रहा, इधर है 2 H2O है, तो 2 H2O पर आपने कितना से मल्टीप्लाई किया है, 2 से किया है, तो दैट इज 4 H2O हो गया, इधर 4 H2O। और जाहिर है कि H2O को बाद में, H2O अगर इधर दोनों साइड भी रहेगा तो बाद में आप हटा के बैलेंस भी कर सकते हैं उसको घटा करके। अब इधर की तरफ आ जाइए, तो इधर की तरफ हो गया 2MnO2 हो गया, 2MnO2। अब प्लस क्या होगा तुम्हें, 3I2 प्लस 3I2, और तुम्हारा इधर की तरफ कितना है, OH माइनस कितना हो गया तुम्हें, 4 था, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8 OH माइनस। आई होप कि चेक कर सकते हो इसको बैलेंस इक्वेशन, ये तुम्हें ऑब्टेन हो गया। चार्ज को बैलेंस देख लीजिए, MnO4 माइनस में -1 है, और तुमको यहाँ पर क्या हो गया, I माइनस में कितना है तुमको, 6 है, तो 6 में से तुमको 6 और -1 -7 है, इस साइड चार्ज है -7 का। इधर देख लेते हैं, इधर चार्ज हो गया तुम्हें, इधर की तरफ हो गया तुम्हें दैट इज 8 OH माइनस। यहाँ पर चार्ज कितना है, MnO4 माइनस 2, मतलब 8 है, इधर भी 2 -2 और प्लस -6 8, इधर भी 8 निगेटिव चार्ज। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों मेथड से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए। और जहां भी कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है तो उसके तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, राइफल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो इसको मिटा रहे हैं। अब है हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिएक्शन का, जैसे टाइट्रेशन कहते हैं, एक टर्म है। टाइट्रेशन में होता है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एग्जाम का स्ट्रेंथ जानना हो तो उसके लिए दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हम लोग मदद देते हैं। एक कोई अननोन है, अननोन जैसे कि तुमको सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए
किसी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है उसके हेल्प से, जो कि रिएक्शन करता हो, उसके हेल्प से हम लोग उसको पता कर सकते हैं कितने उसका जो है स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मोलैलिटी या व्हाट एवर जो स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, इसको पता कर सकते हैं। यह प्रोसेस कहलाता है टाइट्रेशन। The method या the process to obtain the strength of a solution by knowing the strength of standard solution is called titration। इज कॉल्ड टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन कहलाएगा। अगर किसी का तुमको जानना हो तो उसके लिए टाइट्रेशन का मदद लिया जाएगा। तो टाइट्रेशन जैसे तुम्हारा एक तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में टाइट्रेशन करती हैं। तो जैसे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का तुमने एग्जांपल जैसे है कोई भी NaOH प्लस HCl, इससे बन गया NaCl प्लस H2O। तो एक तो हो गया ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में ये तुमको क्या हो गया कि ये तुमको एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये तुमको, तो अगर एक का किसी का स्ट्रेंथ पता हो, अगर मान लेते हैं HCl इसका पता हो, तो इसका स्ट्रेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बैलेंस इक्वेशन से के हेल्प से जितना इसका मोल होगा उतना ही मोल किसका रहा होगा, इसका रहा होगा। और इसका हमको स्ट्रेंथ पता है, अगर नॉन इसका स्ट्रेंथ नहीं जानते हैं हम लोग इसका, या कोई भी तुमको दूसरा भी तो जैसे NH4OH है और प्लस H2SO4 लगेगा यहाँ पर, तो NH4 होल 2SO4 प्लस 2H2O। तो ये जो तुम्हारा लगा यहाँ पर भी तुमको क्या है, ये भी तुमको एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर जितने मोल तुमको H2SO4 लगेंगे उसके डबल मोल क्या होंगे, NH4OH के लगेंगे। तो इस प्रकार से तुमको बैलेंस इक्वेशन में, और इसका जैसे कि हम लोग टाइट्रेशन करते हैं जब, तो एक बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक बीकर में ले लिए तुमको, जो कि मान लेते हैं NH4OH ले लिए, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो HCl का है जिसकी मोल H2SO4 हो HCl हो जो भी, उसको ऊपर से डालते गए और डालते गए। तो इतना अगर जिस जगह पे दोनों के जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक अगर उसका जो है तुमको इंड पॉइंट आ जाएगा, जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो, तो इंड पॉइंट हो जाएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये इंड पॉइंट आ गया। तो इसके लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर इज यूज टू डिटेक्ट द इंड पॉइंट। इंड पॉइंट को पता करने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपना कलर, जैसे यहां पर अगर एसिड बेस जो कि पीएच के आधार पर चेंज कर लेगा, इट चेंजेस कलर विद अकॉर्डिंग टू पीएच। इंडिकेटर चेंजेस its color according to pH वैल्यू। मतलब एसिडिक मीडियम में अलग कलर देगा, बेसिक में अलग, न्यूट्रल में अलग। अगर ऐसा इंडिकेटर है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रल होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आप पता चल गया कि अब नहीं HCl डालना है, इसका मतलब मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया HCl का, तो उसके आधार पर क्या होगा, दूसरा का निकल जाएगा आपको। तो जैसे कि एक आध क्वेश्चन इसको देखते हैं हम लोग, इसको समझ में आएगा। क्या समझ में आया, एक बीकर में आपने एक उसका नॉन वॉल्यूम, जैसे ज्यादा भी सॉल्यूशन हो तो आप मानते 50 ml ले लीजिए, एक बीकर में रख लीजिए। उसके बाद जो है तुमको दूसरा जो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड, जैसे कि मानते अगर NH4OH का निकाला तो आप H2SO4 ऊपर से डालिए धीरे धीरे करके, और जहां और एक इंडिकेटर उसमें डाल दीजिए उसके पहले,
इंडिकेटर डाल देंगे जिसका भी कलर चेंज हो जाएगा, जो कि एसिडिक में अलग कलर होता है, जैसे फेनोक्सिलिन इंडिकेटर है इन सबों के लिए। फेनोक्सिलिन अपना कलर क्या करेगा, वो एसिडिक में अलग रखता है, बेसिक में अलग रखेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको जो फेनोक्सिलिन कलर होता है जो कि ऑरेंज टाइप का होता है, तो जैसे ही तुमको जो कि इंड पॉइंट आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कलर जैसे ही चेंज किया तो आप समझ लीजिए कि अब जो है आपका न्यूट्रल इंड पॉइंट आ गया, आप उसको डालना बंद करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका जो नॉन स्ट्रेंथ है वो पता चल जाएगा। जैसे कि मैं एक एसिड बेस टाइटेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं जिससे तुमको एक समझ में आएगा। ऐसे हम लोग यहां पर जो इस चैप्टर में रेडॉक्स टाइटेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन यहां पर चर्चा है तो इसको भी दे दिया जाए। कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ को मोलरिटी भी कह सकते हैं, मोलरिटी ही लिख दीजिए। कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ NaOH solution if 50 ml of this solution is neutralized by 100 ml 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। तो ये देखो, अब तुमको यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर NaOH का है, NaOH का पहले लिख लेते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। अब हो गया तुमको NaOH प्लस H2SO पर बैलेंस ही कर देते हैं, मुझे तो पता ही है कि ये तुमको 2 मोल में बैलेंस हो जाएगा। इधर बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जितना मोल H2SO4 का होगा उसका डबल मोल NaOH का लगेगा, तो डबल लगेगा। तो मोल ऑफ H2SO4 तुमको यहाँ पर है वो निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू M इंटू V लीटर में। तो मोलरिटी है 0.1 इंटू वॉल्यूम है 100/1000। तो क्या हो गया, 1/100 मोल है इसका। तो जाहिर है कि मोल ऑफ NaOH कितना रहा होगा, 50 ml में 100 इंटू 2 डबल रहा होगा। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा इसमें, मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 इंटू, इक्वेशन से पता चल रहा है, तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ H2SO4। तो 2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1/50 मोल है। तो मोल ऑफ NaOH को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलरिटी, तो वॉल्यूम ऑफ मोलरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1/50 और इधर हो गया 50 ml है और इंटू 1000 हो गया ऊपर, इंटू 1000, तो 1000/2500, तो 0.4 मोलरिटी हो गया। इसकी मोलरिटी क्या हो गई, 0.4 m हो गया। तो इसकी जो मोलरिटी थी 0.4 थी। तो कैसे किया गया, देखो इसका टाइट्रेशन क्या किया गया। पहले हमने देखा कि इसका मोल ऑफ H2SO4 निकालने के लिए उसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कर दिए। तो मोलरिटी 0.1 था, इंटू 100/1000 करके लीटर बना दिए, तो उसका आ गया 1/100 मोल आ गया। हमने बैलेंसिंग इक्वेशन लिखा तो उससे पता चला कि H2SO4 का जितना मोल है उससे दुगना मोल किसका है, NaOH का है। तो 2 टाइम्स कर दिया तो 1/50 मोल किसका आ गया, NaOH का। तो 1/50 आ गया, तो मोलरिटी निकालेंगे क्या किया, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। इस प्रकार से क्या निकल गया तुमको, मोलरिटी आ गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन का। तो नॉन स्ट्रेंथ पता चल गया।
इसी प्रकार का अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन का ये मतलब हो गया तुमको कि रेडॉक्स रिएक्शन में, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन था, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन था। अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में भी टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें जो है पीएच तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब तो उसमें कैसे हम लोग पता करेंगे पीएच चेंज हो, ये जरूरी नहीं है आपका। जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन तो है नहीं वहां पर कि आपका जो है न्यूट्रलाइज होगा तो पीएच 7 हो जाएगा सॉल्यूशन का, अकॉर्डिंगली इंडिकेटर अपना चेंज कर। तो यहाँ पर अलग तरह के इंडिकेटर का यूज करते हैं। एक तो सेल्फ इंडिकेटर से KMnO4 है, वो खुद अपना जो कलर है जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो खुद अपना कलर चेंज करता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन अब लिखिए, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब ये हुआ कि रेडॉक्स रिएक्शन में और दो कि तुमको है परमैग्नोमेट्री मतलब परमैग्नेट आयन, और तुमको क्या हो गया इसमें 3 तरह में कर सकते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में, पर मैग्नेटोमेट्री और मतलब MnO4 माइनस आयन का, ये तुमको सेल्फ इंडिकेटर होता है। KMnO4 जो होता है ये सेल्फ इंडिकेटर है, ये सेल्फ इंडिकेटर है, सेल्फ इंडिकेटर चेंजिंग इट्स कलर, इट्स पिंक कलर, चेंजिंग इट्स पिंक कलर एट एंड पॉइंट। इसी से हमको पता चल जाएगा कि ये जो है अपना पिंक कलर क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा जब तो आप समझ लीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट आ गया। तो ये सेल्फ अपना रिएक्शन कंप्लीट होने का परमैग्नेट आयन KMnO4 अपना कलर को चेंज करके सेल्फ अपने रिएक्शन को समाप्त होने का क्या करेगा, आपको जानकारी दे देगा, अपना ही कलर ये क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो परमैग्नेटोमेट्री में तुमको कर सकते हो। दूसरा है तुमको डाइक्रोमेट्री, जैसे कि डाइक्रोमेट्री, डाइक्रोमेट आयन का, मेट्री, तो Cr2O7 2 माइनस K2Cr2O7 तुम्हारा है। इसमें क्या है तुमको, इसका ये है कि इसमें अगर हम लोग डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर यूज करेंगे, डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर यूज करते हैं, तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, डाइफिनाइल एमीन जो इंडिकेटर है इट जब ये तुमको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे कि मानते हैं Fe2+, जैसे अभी हमने रिएक्शन देखा था कि Fe2+ को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो Fe2+ को जब ये ऑक्सीडाइज करा तो जैसे ही Fe2+ का ऑक्सीडेशन समाप्त होगा तो ये डाइफिनाइल एमाइन को ऑक्सीडाइज कर देगा और इसका इंटेंस ब्लू कलर देगा। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर एट एंड पॉइंट, जहां पर कि ये तुमको K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज डाइफिनाइल एमीन टू इंटेंस ब्लू कलर में दे देगा। तो ये इंड पॉइंट आपका ये पता चल गया कि ये तुमको रिएक्शन क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही रिडक्स इसका जो है ऑक्सीडेशन समाप्त होगा तब इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये जब आपका जैसे Fe2+ से आपका रिएक्शन करा रहे हैं, तो जैसे कि अभी रिएक्शन में देख रहे थे हम लोग, तुमको 6 Fe2+ है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया 6 Fe2+, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस है, तो यहाँ पर तुमको 2 Cr3+ प्लस 6 Fe3+, ऐसा हो गया। और बाय जहरे के एसिडिक बेसिक जो भी मीडियम होगा अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये तुम्हारा जो है, इससे ये पता चल जाएगा हमको कि जब इंड पॉइंट पे डाइक्रोमेट आयन का कितना जरूरत पड़ा, इसके मोल की संख्या निकल जाएगी। जहां पे इंड पॉइंट आपको पता चल जाए, जैसे कि पहले इसका स्ट्रेंथ आपको पता करना है कितना, इसका नॉन स्ट्रेंथ को,
तो इसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो इसका मोल पता चल जाएगा। जब मोलरिटी पहले मोलरिटी आपका इसका स्ट्रेंथ पता है, आप इसको टाइट्रेशन करेंगे एक बीकर में। ये जो सॉल्यूशन है जिसका जो कि रेडॉक्स टाइट्रेट जिसका है, जिसका आपको स्ट्रेंथ पता करना है, उसको डाल लीजिए। आप डाइक्रोमेट आयन को धीरे धीरे क्या करते जाएगा, इंडिकेटर भी डाल दीजिए, डाइफिनाइल एमीन डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन आप इसका वॉल्यूम डालते जाइएगा और धीरे धीरे ये दोनों आपस में रिएक्शन करता जाएगा। जैसे ही तुमको इसका ये समाप्त हो जाएगा Fe2+, तो ये तुमको डाइफिनाइल एमीन को उसके तुरंत बाद ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ब्लू कलर आ जाएगा। जैसे ब्लू कलर आप देख लीजिए आपका Cr2O7 डालना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका इसका वॉल्यूम पता चल गया तो इसका मोल पता चल जाएगा। और इसका मोल इसका 6 टाइम, जैसे अभी बताए थे NaOH का होता था, तो इसका मोल अगर पता चल गया तो इसका 6 टाइम्स इसका मोल हो जाएगा। तो इसका फिर मोलरिटी पता कर लीजिए आप, जैसे अभी हमने कैलकुलेशन करके बताया अभी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा तुमको, इसका आ जाएगा तुम्हारा। तीसरा जो होता है तुमको, जो कि आयोडीन का होता है, थर्ड नंबर कह सकते हो आयोडियोमेट्री, आयोडीन के लिए। तो आयोडीन का क्या होता है, जैसे कि आयोडीन तुमको आयोडीन टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। तो जब आयोडीन फॉर्म होगा तो स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू हो जाएगा। और जब इसका टाइट्रेशन है, इसका क्या होगा, इट एपियर्स, द ब्लू कलर डिसएपियर, द ब्लू कलर डिसएपियर विथ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, इसके साथ ब्लू कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जैसे कि उसका रिएक्शन होता है, जैसे कि आप किसी भी रिएक्शन से I2 लाए होंगे, जैसे कि I2 लाए तो ये तुमको इसके बाद I2 का ये जो ब्लू कलर है, अगर इसको प्रॉपर नंबर में हम लोग डालें H2O3 2- सोडियम थायोसल्फेट हो गया, इससे ये I- बन जाएगा, जाहिर है कि, और प्लस तो S4O6 2-, और यहाँ पर जैसे तुमको दे दें, यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S2O3 2- 2 से गुना हो गया, और यहाँ पर 2I-, ये तुमको बैलेंस हो गया। तो ये जो तुम्हारा बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब यहां पर देख रहे हैं हमको कि ये जो ब्लू कलर इसका आयोडीन की, अगर इसका सोडियम थायोसल्फेट से जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका अगर मोल हमको पता होगा तो इसका मोल क्या हो जाएगा, हमको पता चल गया आयोडीन का, दोनों मोल इक्वल ही होगा। क्योंकि इसका मोल जब जैसे ही ब्लू कलर आपको आया तो ब्लू कलर कितना अमाउंट, आयोडीन का एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास किसी रिएक्शन से आपने, जैसे कि आयोडीन अगर आया होगा, मान लेते इस रिएक्शन से आया होगा, Cu2 प्लस I- से बन गया Cu प्लस I2। तो ये तुमको यहां से क्या आ गया, तुमको ये तुमको आ गया 2I-। चलिए बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा जो होगा बैलेंस अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 2 का चेंज है, तो यहाँ पे 2 इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब तुमको जो है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बैलेंस हो गया। चलिए तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। तो मतलब ये हुआ तुम्हारा कहीं ना कहीं कि इस रिएक्शन के द्वारा आयोडीन, अगर इसको आयोडाइड को हम लोगों ने लाया तो आयोडीन आया, लेकिन इस आयोडीन को हम लोग अब डायरेक्टली अभी नहीं पता कर पाए कितना आयोडीन आया। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको जो थायोसल्फेट सॉल्यूशन उसके साथ टाइट्रेशन करा दिया। जब तो इसके कारण कि जैसे ही ब्लू कलर गायब हो गया, आप थायोसल्फेट का डालना बंद कर देंगे, तो इससे हमको मोल ऑफ थायोसल्फेट H2O3 2- इज इक्वल टू मोल ऑफ I2। यहां देख रहे हैं स्टोइचोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन है, मोल ऑफ I2। और यहां पर देख रहे हैं कि मोल ऑफ I2 जो है तुमको इक्वल्स टू 2 इंटू मोल ऑफ क्या है, इसका डबल मोल लगता है। इसका मोल का संख्या क्या आ जाएगा, इसके मोल का डबल होता है। तो मोल ऑफ इसमें Cu2 प्लस कितना हो गया, मोल ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ I2। तो इसके के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, Cu2 प्लस का स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, इसका मोल पता होगा तो इसका मोल Cu2 प्लस का पता चल गया, डायरेक्ट मोलरिटी आपको पता चल गई। तो इस प्रकार से 3 तरह के जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। एक तुमको हो गया जो केमिनोफोर है वो सेल्फ इंडिकेटेड है, जो अपना पिंक कलर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा।
दूसरा था पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि क्या होगा, उसमें डाइफिनाइल एमीन अगर इंडिकेटर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका जो इंटेंस ब्लू कलर होगा जहां पे ऑब्टेन हुआ, जबकि जब से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस समाप्त होगा तो डाइफिनाइल एमीन को ऑक्सीडाइज करेगा और उसका ब्लू कलर आपको अपीयर होगा। तो आप समझ जाइए कि आपका रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया। तीसरा था तुमको, जबकि आयोडीन के लिए, आयोडीन जो है तुमको अगर किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो आयोडीन का कितना मोल प्राप्त हुआ इसको जानने के लिए सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से उसका टाइट्रेशन कराइए। तो सोडियम थायोसल्फेट से जब टाइट्रेशन कराएंगे तो जैसे ही स्टार्च आयोडाइड पेपर को आयोडीन क्या करता है, ब्लू कलर दे देता है, लेकिन यह ब्लू कलर खत्म समाप्त हो जाएगा जबकि आप जो सोडियम थायोसल्फेट से सॉल्यूशन से जब हम लोग उसको रिएक्शन कराते जाएंगे तो ये ब्लू कलर का डिसअपीयर हो जाना ये बताएगा कि I2 का मोल क्या हो गया, आपका न्यूट्रलाइज हो गया, I2 अब नहीं बचा रिएक्शन में। और इस प्रकार से I2 का मोल पता चल गया सोडियम थायोसल्फेट के मोल की मदद हेल्प से, तो आप जिससे रिएक्शन करा रहे हैं उसका मोल पता चल गया स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन से। और इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप न्यूमेरिकल को आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत से कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी आएगा, जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, इन सबों में भी इन सबों की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि तुम क्वेश्चन जहां भी दिक्कत होगा कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अब तुमको है, इसके बाद है तुमको एक और टॉपिक इस चैप्टर में बचा हुआ है, दैट इज गैल्वेनिक सेल है तुम्हारा। तो हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं रेडॉक्स रिएक्शन एज इलेक्ट्रोड, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। गैल्वेनिक सेल, ये भी तुमको गैल्वेनिक सेल तुमको जहां क्लास 12 में तुम जब स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें भी डिटेल में इसकी पढ़ाई होगी। तो यहां पर क्या है, इसमें तुमको जैसे हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा, जैसे Zn प्लस Cu2 प्लस, इसमें एक्वस वगैरह रहेगा सॉल्यूशन से बन गया Zn2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये भी है Zn का सॉलिड हो गया। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमने देखा था कि ये रिएक्शन तुमको क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस कर सकता है, Zn इज मोर रिएक्टिव, तो ये डिस्प्लेस, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कितना तुमको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये तुमको इन सबों का हम लोग गैल्वेनिक सेल जो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसमें दो कोई भी इलेक्ट्रोड हो जाए, जैसे इस तरह का ये जो सेल ये रिएक्शन है, ये तुमको क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें कि Zn का रॉड दे दीजिए, यहाँ पर जिंक रॉड दे दीजिए, और ये तुमको यहाँ पर ये Zn2 प्लस का सॉल्यूशन दे दीजिए। एक दूसरा कॉपर का वेसल ले लीजिए, दूसरा वेसल ले लीजिए एक, और इसमें भी एक रॉड दे दीजिए, कॉपर, एक तरफ Zn का हो गया, एक कॉपर का। ये मान लेते हैं कि ये इसमें है तुमको ये Zn2 प्लस है, और ये तुमको ये Zn2 प्लस और ये Zn रॉड है, ये Zn रॉड हो गया। चलिए, ये तुमको Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस का सॉल्यूशन है, और ये कॉपर रॉड हो गया, ये Cu रॉड हो गया। तो ये जो तुम्हारा है, जबकि ये तुम्हारा दोनों अलग अलग सेपरेट है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये जो सेपरेट है तुमको, तो यहां पर Zn से क्या बन जाएगा, Zn, और यहां पर जो तुम्हारा होगा इंटरफेस पे दोनों आयंस जमा रहेंगे, Zn2 प्लस, और ये Zn2 प्लस है यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये Zn है यहाँ पर इंटरफेस में रहेंगे, यहाँ पर Cu2 प्लस है और यहाँ पर कॉपर है तुमको, तो ये तुमको यहाँ पर रहेंगे, और ये आयन जाहिर है कि एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तुमको न्यूट्रलाइज रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा होता है तुमको कि जैसे ही इसको जो है, इन दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को, इस सॉल्यूशन को, मतलब दोनों जो कि हमारा जो कि सॉल्यूशन है, इस ये तो अभी सेपरेट है, तो इसको हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज से इसको इसमें से कनेक्ट कर देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। ये तुमको क्या हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये क्या चीज का होता है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है KCl और NH4NO3 बॉइल्ड विथ, अगर
एंड कूल्ड टू मेक जेली लाइक सब्सटेंस, टू जेली लाइक सब्सटेंस। ये तुमको क्या होता है, इसमें आयंस होते हैं, तो ये जब दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो इससे एक से आयन दूसरे में जा सकते हैं। और इन दोनों रॉड को एक कंडक्टर से आप ऐड कर दें, कंडक्टिंग वायर से, तो ये तुमको जब भी यहाँ पे आप स्विच ऑन कर ऑफ करने के लिए आप रख सकते हैं, यहाँ पर स्विच लगा दीजिए। तो ये जो तुम्हारा होगा इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। इसमें क्या होगा, ये जो तुमको है Zn2+ से तुमको यहाँ पर Zn2+ Zn से क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं Zn से Zn2+ बन रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, और ये इलेक्ट्रॉन तुमको कॉपर वाला को चाहिए। जैसे हाफ रिएक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, ऑक्सीडेशन का पार्ट है Zn से Zn2+ +2e-, और रिडक्शन तुमको जो हो रहा है वो हो रहा है Cu2+ +2e- से Cu। और तुमको क्या हो रहा है, एक जगह पर तुमको ऑक्सीडेशन हो गया, ये एक तुमको रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का एक तुम्हारा है जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पर तुमको ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो Zn का क्या हो गया तुम्हारा, ये एनोड हुआ, और जहां पर क्या रिएक्शन पर जहां पर क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड Zn का क्या हो गया तुम्हारा, ये एनोड है और ये एनोड हुआ, और इधर कैथोड हो गया। ये तुमको ये जो तुम्हारा हो गया इस साइड जो है तुमको ये क्या हो गया तुम्हारा, एनोड कहलाएगा। Zn का एनोड हो गया और कैथोड हो गया किसका, कॉपर का कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और इधर हो गया एनोड हो गया। ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तीन सबों को और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा, अब ये जो तुम्हारा अब जहां तक की रहा तुम्हारा ये जो है कैथोड एनोड, तो ये तुम्हारा जो सॉल्यूशन बन गया, ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा तो इलेक्ट्रॉन तुमको जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा, एक कंडक्टर से होते हुए जाएगा और फिर सॉल्ट ब्रिज से होते हुए इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में एक जो ये जो सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन वो विपरीत है, और करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रहे। तो करंट यहां देखो, जैसे कि सेल में के बाहर देखेंगे जो वायर से होकर के जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो तुमको Zn से बना Zn2+ Zn से लेकर कॉपर की ओर जाएगा, Zn से लेकर के कॉपर की ओर जाएगा, और तुमको अंदर क्या होगा, जस्ट उसके उनके सॉल्ट ब्रिज से होते हुए इधर आएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती है सेल में। और इस प्रकार से ये जो सेल बना हुआ है ये तुमको डेनियल सेल है, सेल का नाम है, ये जो सेल बना हुआ है इस रिएक्शन से जो बना है ये तुमको एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल, एक स्पेशल टाइप का जिसमें बहुत से आपने अलग अलग मटेरियल को डाल करके आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेल बना सकते हैं। तो जो सेल की तुमको वर्केबल होगा जिसमें, तो इसमें तुमको जहां तक कि इसमें जो है जाहिर है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। तो इसका जो इसको जो सिंबल लिखते हैं इस सेल को, देखो इसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट साइड में लिखते हैं कभी भी, जिसका कि तुमको लेफ्ट, सबसे पहले जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको जैसे इतना बड़ा बीकर बनाने के बजाय इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं IUPAC रिप्रेजेंटेशन, IUPAC रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है तुमको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा एनोड का रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड मतलब हो गया तुमको, लेफ्ट साइड में किसका लिखेंगे, एनोड का रिएक्शन लिखिएगा आप। तो एनोड कौन है तुम्हारा, Zn से Zn2+, और उधर हो गया तुमको तो Zn से Zn2+, तो इधर लिखेंगे तुमको Zn सॉलिड, इसको वर्टिकल लाइन सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को, Zn2+, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर तुमका 1m है तो 1m लिख दीजिए जो भी है। और इसका फिर हो गया, यहां पर लिखते हैं कॉपर सॉल्यूशन Cu2+, इसका भी 1m कॉन्सेंट्रेशन अगर ले लीजिए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है ये। तो ये स्टैंडर्ड, ये दो हाफ सेल हो गया, इसको कहते हैं हम लोग हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दैट इज एनोड है ये है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल दैट इज कैथोड है ये कैथोड कहलाएगा। तो ये तुम्हारा दो हाफ सेल इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये तुम्हारा IUPAC में है तो किसको लिखना है, और एक जो तुमको कोडिंग हम लोग याद करते हैं जिसके आधार पर तुम इसमें इस सबको याद करने तुम्हें मदद करेगा। इसको कहते हैं लेफ्ट साइड लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन वाला को, लेफ्ट ओ से ऑक्सीडेशन,
ए स्टैंड्स फॉर एनोड, एन फॉर निगेटिव, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है ये। तो ये तुमको कोडिंग याद करने से, तुमको लोन याद करने से क्या हो जाएगा, ये जैसे लेफ्ट साइड इसको लिखे हैं, ओ से ऑक्सीडेशन इस पर होता है एनोड पे, ए फॉर एनोड, एन निगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो इस कोडिंग से आप गैल्वेनिक सेल का क्या रख सकते हैं, ये तुमको कुछ जो जानकारी की बातें हैं उसको याद कर सकते हैं आप। तो ये जो तुम्हारा हो गया। अब इसमें ये देखते हैं हम लोग कि ये जो तुम्हारा जो जैसे सेल है, तो सेल का क्या होगा, सेल हर सेल का जैसे कि तुमको इसका जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है तुम्हारा, इसका जैसे सबका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। तो हर तुमको इलेक्ट्रोड का अपना तुमको क्या होता है, एवरी इलेक्ट्रोड हैज इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एवरी इलेक्ट्रोड हैज its potential known as electrode potential, hydrogen electrode 2H plus oblique H2 has assumed टू बी जीरो पोटेंशियल, एट जीरो पोटेंशियल पे इसको माना जाता है, जीरो पोटेंशियल पे। तो बाकी उसके रिलेटिव में देते हैं, जो पोटेंशियल होता है तुम्हारा एक रिलेटिव टर्म है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसको देते हैं हम लोग। और सबका जो है तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें जिसका कि तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एक निश्चित क्रम में उसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखेंगे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंग टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ए सीरीज इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगा ये। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगा। और इस सीरीज से आपको पता चल जाएगा कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये तुमको पता कर सकते हैं। जैसे कि जो कि तुमको इस केमिकल सीरीज में जो कि ज्यादा निगेटिव वैल्यू जिसका होगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका निगेटिव होगा, वो उतना ही बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू रखेगा वो उतना ही बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका जैसे कि तुमको सेल का जो होता है, तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिखते हैं ई नॉट सेल, मतलब एट 1m कंसंट्रेशन, ये कैथोड में से, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए, ये सेल का निकल जाएगा। और स्टैंडर्ड जो है तुमको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब होता है 1m कॉन्सेंट्रेशन पर एट 298 केल्विन। और अगर कोई गैसेस सब्सटेंस है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिया जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कहलाएगा। और किसी का सेल का निकालना हो तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। तो ये सब बातें तुम्हें तुम्हारे बुक में नहीं दी हुई, जैसे कि हम लोग इसका निकालना चाहेंगे, अगर इसका डाटा तुम्हारे बुक में जो टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, जो ई सेल, जैसे तुम्हारा डेनियल सेल का देखेंगे, ई नॉट डेनियल सेल का तुम्हारा, तो ये तुम्हारा है ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। तो ये तुम्हारा वैल्यू 0.76 माइनस 0.34 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये तुम्हारा आ जाएगा 1 जैसे कि तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो सेल है, जो कि हम लोग जो ड्राई सेल यूज करते हैं, जिसका 1.5 वोल्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सबों का जो डिटेल लेक्चर है, तुम इन सबों का तुम्हारा जितना क्लास 11 में दिया हुआ था मैंने इसको बता दिया। और इन सबों का डिटेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम्हारा जो कि 12 क्लास में दिया हुआ है, तुम्हारा मेरा लेक्चर होगा क्लास 12 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो शुरुआत का लेक्चर होगा, उसमें से 1-2 लेक्चर देख सकते हो। जो इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रो शुरुआत में के 2-3 लेक्चर तुम अगर देखते हो गैल्वेनिक सेल का, तो उसमें और भी जानकारी तुम्हें बेहतर वे में इसकी मिल सकती है। तो क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर भी जो तुमको राइट ऐप पर अपलोड है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको भी तुम देख सकते हो, तो ये तुम्हें उस पर भी मिल जाएगा।
तो वहाँ भी लेक्चर देख सकते हो। ऐसे जहाँ तक इसकी जानकारी थी तो मेरे क्लास 11 में जितना इसका दिया हो, इसका डिटेल क्लास 12 में है, मैंने जैसा बताया, तो ये तुमको इसका पता कर सकते हो। तो ये इस लेक्चर के साथ ही तुम्हारा जो है ये जो इसका लेक्चर का क्लास है, तुम्हारा जो कंसेप्ट का रेडॉक्स रिएक्शन का, ये तुम्हारा समाप्त हो गया। इसमें तुमको बैलेंसिंग भी तुमने देखा। इस रिएक्शन में तुमने रेडॉक्स रिएक्शन में तुमको काफ़ी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग भी था। ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता करना, कहाँ पर जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की क्या पैराडॉक्स है उसको तुमने डील किया। कहाँ पर कुछ कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग बोथ करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है। तुमने बैलेंसिंग करने के लिए 2 मेथड देखा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। उसके बाद तुमने देखा कुछ टाइट्रेशन का बात देखा, रेडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हमने बताया। और फिर तुमको यहाँ पर तुमने देखा लास्ट में कि इलेक्ट्रोड मतलब कि ये जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है उससे हम लोग सेल भी बना सकते हैं, गैल्वेनिक सेल, और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो ये गैल्वेनिक सेल का काम हो गया। और गैल्वेनिक सेल में कौन सा जो है तुमको LON लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये तुमको गैल्वेनिक एनोड जो है तुमको लेफ्ट साइड लिखा जाता है, जो कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन में है। इस पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और तुमको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना गया है, 0 माना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल का तैयार करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार किया गया है। उससे ये पता चलता है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड जो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव है, तो वह ज़्यादा निगेटिव है तो वो रिड्यूस कर सकता है ऊपर वाले को। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। जिसको जो कुछ भी चीज़ को समझने में परेशानी है तो राइशुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ में परेशानी होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए भी हम संपर्क कर सकते हो। जहाँ तक कोई दिक्कत होगी, जिस भी सब्जेक्ट में किसी प्रॉब्लम में या किसी कंसेप्ट में, मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।